तो आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक में आज हम अदर करंट लायबिलिटीज की ऑडिट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रेड पेबल्स, मतलब क्रेडिटर्स। क्या बोलो? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या बेचते हैं? गुड्स। गुड्स का क्या मिलता है? गुड्स रिसिप्ट नोट, याद है? GRN। अब बताओ, प्रैक्टिकली जब आप आर्टिकलशिप में ये सारे आइटम के ऑडिट करोगे तो ये सब याद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एक बारी में याद कर लो तो एक बारी में आ जाएगा। भगवान ना करे अगर उस 9% में कोई ना आया। 9% क्या है तुम्हारा? पासिंग रेशो। तो फिर बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो फिर भी याद तो आएगा ही। मतलब 9% में आ गए तो भी याद आना चाहिए, और नहीं भी आए तो भी याद आना चाहिए। याद तो आना ही चाहिए। अब आप देख लो आपको कहाँ आना है ना? ये मोटिवेशन है। चलो लिखो, अदर करेंट लायबिलिटी। राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट। अदर करेंट लायबिलिटी में क्या क्या अमाउंट आते हैं? लिखो सबसे पहले, करेंट मैच्योरिटीज। करंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज मतलब एसेट को इस तरीके से लेना किराए पर कि आप इतना किराया दे दोगे कि आप एज गुड एज एसेट के मालिक ही बन जाओगे, है ना? मान लो ये एसी 50,000 रुपये का और आपने मुझसे किराए पे लिया, और मैं आपसे महीने का एसी का किराया लेता हूँ 5,000 रुपये। कितना लेता हूँ? 5,000। 11 महीने हो गए, 55,000 ले लिया मैंने किराए में। चलो 12 ही हो गए, राउंड फिगर 60,000। एसी की वैल्यू 50,000 ही थी, तो भी मैंने 60,000 रुपये क्या ले लिया? किराया। मतलब मैंने आपको 50,000 का एसी भी बेचा, साथ में 10,000 रुपये ब्याज भी कमा ले। अब आप एट द एंड क्या बोलोगे? सर आप 55,000 के एसी के 60,000 वैसे ही ले चुके हो, 1,000-2,000 और लोन खत्म करो। ये सुनो, तो मैं आपकी बुक्स में जब तक मैं किराए मैं ले रहा था, मैं क्रेडिटर था आपका। मैं आपका क्या था? क्रेडिटर। अब 1 महीने बाद ये लीज खत्म होगा, तो आप या तो मेरे को मेरा पैसा देकर एसी के मालिक बन जाओ, नहीं तो मुझे मेरा एसी वापस दे दो, है ना? इसके ऊपर और चर्चा लीज पर हम AS 19 में करते हैं। क्या करते हैं? AS 19 अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बाकी अकाउंट्स में अपना AS 19 अलग आएगा ही आएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? मतलब अदर करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है वो बता रहा हूँ पहले तो। सेकंड, बच्चे सोचते हैं इसमें ट्रेड पेबल ही आता है, इसमें ये सब भी आता है, ठीक है? सेकंड लिखो, इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रूड but not due on borrowings। इंटरेस्ट बुक्स में तो अक्रू हो गया, लेकिन अभी तक बोरोइंग्स पर हमें देने की जरूरत नहीं है। सर ये कैसा होता है? मतलब इंटरेस्ट लग रहा है और अभी पे नहीं करना है। कई बार क्या होता है ना, बैंक्स आपको कुछ रिलीफ देते हैं। क्या देते हैं? रिलीफ, कि भाई लोन आप आज ले लो। आज क्या तारीख है? 18th ऑफ मार्च। लेकिन बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि जो फर्स्ट EMI आप दोगे ना, वो आप 18th जून में देना। कब देना? 18 जून। पर मुझे बताओ, क्या बैंक 18 मार्च से 18 अप्रैल, फिर 18 अप्रैल से 18 मई और 18 मई से 18 जून 3 महीने का ब्याज का छोड़ देगा? बैंक पागल है? बैंक ने आपको लोन ब्याज कमाने के लिए दिया था या ऐसे ब्याज छोड़ने के लिए लिया था? ब्याज कमाने। लेकिन बैंक क्या करता है, उस इंटरेस्ट को अक्रू तो करता है, लेकिन अभी ड्यू नहीं करा। ड्यू कब करेगा? 18 जून। तो जब 18 जून की EMI आएगी ना, वो एक बल्क EMI होगी। कैसी EMI होगी? बल्क मतलब बड़ी EMI होगी, जिसमें 3 महीने का ब्याज प्लस प्रिंसिपल होगा। समझ में आ गया? तो मुझे बता, 3 महीने की लायबिलिटी तो है ना? अरे हमें आईडी देने, लेकिन 3 महीने की लायबिलिटी तो है, लेकिन अभी ड्यू नहीं हुई। ड्यू कब होगी? 18th जून। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। कहां पर दिखता है ये कुछ ऐसी टर्म्स है जो अभी तक हो सकता है अपने अकाउंट से बैलेंस शीट में ना आती है वैसे, लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो यहां पर समझ लेना ऑडिट पर्सपेक्टिव इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीधा पूछ लेते थ्योरी क्वेश्चन, व्हाट आर अदर करंट लायबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ करंट लायबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे वो। नो डाउट? तो एक पहला क्या पढ़ा? करंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज, क्योंकि फाइनेंस लीज में उसको पैसा देना पड़ेगा,
तभी वो मैं आपको एसी दूंगा। आप मुझे पैसे दोगे तभी मैं आपको क्या दूंगा, ए से। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना है, लायबिलिटी है। थर्ड लिखो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वैसे रेयर है लेकिन एग्जाम्पल तो बन सकता है। मान लो ये जैसे रिमझिम, इसने इंटर की फीस दिया और आज ही क्या कह रही है, सर फाइनल की भी फीस ले लो आप, फाइनल की भी क्या ले लो, फीस। मैं कहा अभी फाइनल में आने का नहीं पता, मैं बैच पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा ये नहीं पता, लेकिन ये बोली नहीं सर ले लो आप तो फीस। तो एडवांस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज इन फ्यूचर, इसको कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कई बार गुड्स बहुत ज़्यादा डिमांड में हो तो एडवांस देना पड़ता है, कल ही पढ़ाया था। यस और नो? थर्ड लिखो, थर्ड तो लिख लिया, अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड, व्हाट इज अनपेड डिविडेंड? कंपनी ने डिक्लेयर तो किया है लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, ठीक है ना। बोलो यहाँ तक को डाउट? अगला क्या आता है? अगला एक बैलेंस शीट का बहुत इंपॉर्टेंट हेड आता है इसके अंदर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर allotment of shares, application money received for allotment of shares and due for refund and interest thereon, and interest thereon, ठीक है। क्या है ये? अरे बोलो, 12वीं कक्षा का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन मनी आ गई है, अलॉटमेंट शेयर का नहीं हुआ था, अलॉटमेंट हुआ नहीं है तो हमको उनको रिफंड करना पड़ेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन 12वीं कक्षा इशू ऑफ शेयर में आता था, आता था प्रोराटा। टीएस गरवाल देखना उठा के बुक, हो तो चंदे में ना दियो किसी को तो, या बेच ना दियो तो 700 की बुक मार्केट में 500 की बिक जाती है आराम से। तो वैसा अगर आपने ना किया हो अपने करियर को, अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, तो जाके देखना टीएस गरवाल में, यहाँ पढ़ी वो चोरी मत कर लेना, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी इशू 1 लाख शेयर का था, 2 लाख शेयर आ गए, एप्लीकेशन आ गई, अलॉट तो 1 लाख ही करोगे तो रेशो पे अलॉट करते थे। अब जिनको शेयर नहीं मिले बेचारे भिखारियों को, मतलब सॉरी बेचारे इन्वेस्टर्स को, उनको आपको पैसा क्या करना है, रिफंड। और अगर कंपनी को पैसा रिफंड नहीं करती है तो उस पर और क्या देगी, देगी, मतलब कंपनी की क्या है बोलो, लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है? अदर करेंट लायबिलिटी। बोलो समझ में आई बात? इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक, इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करना, इसको डिस्क्राइब करने को भी पूछ लेते हैं। तो पहले तो इसका मीनिंग डिस्क्राइब कर लोगे अकाउंट्स वाला, कि वो भी लिखवाऊं? उसकी जरूरत तो नहीं है, लिख लो चलो। समटाइम्स इफ शेयर इशू, sometimes if share issue is oversubscribed, sometimes if share issue is oversubscribed, then company needs to refund it। कंपनी को उसको क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है with interest in case of delay। in case of delay मतलब अगर कंपनी पैसा रिफंड नहीं कर रही है तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर ऑडिटर को बताना है why the amount not
येट पेड। येट पेड मतलब आप 31 मार्च के बाद ही ऑडिट करोगे, बोले कॉस्ट ऑडिट करो या फाइनेंशियल ऑडिट करो, सीए वाली या सीएमए वाली, ऐसा हो ना। तो आप कंपनी से पूछना कि भाई नालायको तुमने अब तक इस पैसे को पे क्यों नहीं किया। बोलो कोई डाउट, वाई द मनी इज नॉट येट पेड। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन 6 पॉइंट जो अदर करंट लायबिलिटी में आता है, लिखो अनपेड। अब सर सारी बातें शेयर शेयर की तो कर ली, थोड़ा डिवेंचर को क्यों सोतेला मान रखा है, क्योंकि डिवेंचर तो कंपनी का ज्यादा प्रिय होता है। यस, अर्चा विल टेल व्हाई डिवेंचर इज मोर फेवरेट देन शेयर फॉर कंपनी। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिवेंचर? हाँ तो बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो। एक तो डिवेंचर इशू करने से कंपनी के ओनर्स नहीं बनते, बिकॉज हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। हाँ, क्या ऐसा कभी पढ़ा डिवेंचर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी? नो। एक तो ये फायदा, एक और फायदा कोई और बता, टैक्स बेनिफिट। क्या बोलो, टैक्स बेनिफिट। अब कंपनी डिवेंचर को इशू करके रखा है और उनके साथ भी नालायकी कर रही है, अगर तो शेयर के साथ नालायकी करी तो ऊपर लिखा दिया, अरे ये देखो दिखा डिविडेंड किस पे आता है, शेयर पे। और कुछ लोग का एक्सप्रेशन तो अभी भी यही कि है, क्या बोल रहा है आदमी। यहाँ मैं पहले डे वन से समझा रहा हूँ, ये सिर्फ एक पेपर है ही नहीं। यहाँ कभी बिजनेस की बात होती है, कभी अकाउंट्स की बात होती है, कभी लॉ की बात होती है। अभी थोड़े समय में एक चैप्टर में आगे तो पूरी बिजनेस की बात होगी, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप सब कुछ पढ़ेंगे, उसकी ऑडिट पढ़ेंगे। तो यहाँ इस क्लास में बैठने के लिए तो दिमाग थोड़ा खुला रखा करो, खाली मत रखा करो, है ना। अब मैं कह रहा हूँ डिबेंचर के 2 फायदे, तो वो बोलोगे तो मजा आएगा, वरना अगर इतने नहीं पता है डिबेंचर में टैक्स बेनिफिट मिलता है तो 11वीं में अभी बच्चे कम है, हम एडमिशन ले लेंगे वापस, है ना। चलो, अनपेड डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स। unpaid deposits or debentures and interest accrued thereon and interest accrued thereon। ठीक है, ये डिपॉजिट और डिबेंचर पता है ना, डिपॉजिट पब्लिक से लोन लेते हैं, डिबेंचर इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। और डिपॉजिट्स कैन बी फॉर लेस देन 1 ईयर ऑल्सो, है ना। देन यहां पर आकर के खत्म, लायबिलिटी टॉपिक खत्म। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब जो अगला टॉपिक आ रहा है बहुत मजेदार टॉपिक आ रहा है, क्योंकि उसका एएस का टेस्ट भी सब लगभग दे चुके। एएस 29 प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, उसकी ऑडिट अब पढ़ेंगे। तो ये फटाफट इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक तो आपको एएस 29 आता है, टेस्ट सबने दिया है, तो मेरे पार्ट में पढ़ाना ज्यादा आसान है, ठीक है। लिखो ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज। इधर आप देखना, जिनको एएस 29 टेस्ट में जिनके अच्छे नंबर थे, जो अच्छे से पढ़ के आए थे, वो देखना। तो ये टॉपिक लगभग एएस 29 के आसपास ही घूम रहा है पूरा, ठीक है। ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। लाइबिलिटी आइटम ही चल रहे हैं अपन, शुरू से अभी तक लाइबिलिटी पढ़ते आ रहे हैं। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी में आता है, रिजर्व सप्लाई लाइबिलिटी में आता है, उसके बाद ट्रेड पेबल लाइबिलिटी में आते हैं, और अदर करंट लाइबिलिटी भी लाइबिलिटी में आती है, और प्रोविजंस भी लाइबिलिटी साइड में ही आता है। एसेट साइड में कभी प्रोविजन देखा क्या प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट साइड में? नहीं। बेसिक अकाउंटिंग सेंस चालू रखना है। लिखो प्रोविजन का मीनिंग फटाफट से, एएस 29 वाले लोग, वो जो वहां लिखा था वही यहां है। लिखो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, मैं लिखा रहा हूं,
प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ याद करो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की पास्ट। वेरी गुड। आपका बाकी था ना यस 29, आप उसके बाद आए थे। हाँ, मुझे बताओ आपने कभी सुना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स? क्या होता है? ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। हाँ, तो कभी बैड डेब्ट हुए तो उससे चार्ज कर लेंगे, तो ऐसा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब हो सकता है पैसा डूब जाए, है ना। तो आगे लिखेंगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ past event. Present obligation as a result of past event. दूसरा पॉइंट probable that बोलो outflow of yes कौन बोला? बोलो embodying economic benefits. पैसा लगेगा मतलब बेनिफिट्स विल फ्लो फ्रॉम द एंटिटी। एंड वन मोर, प्रोविजन की रेट होती है हमेशा 10%, 5%। याद करो रिवोल्यूशन अकाउंट पार्टनरशिप में बचपन में बनाया 12वीं कक्षा में। 10 का 5 कर दो, 5 का 10 कर दो। अरे पढ़े ऐसे क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर में। मतलब रिलायबल एस्टिमेट, हाँ, of amount can be made. A reliable estimate of amount can be made. इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? प्रोविजन। ऐसा हम और कहाँ पढ़ेंगे? ES 29। अगर ऊपर की एक भी कंडीशन मीट नहीं होती तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं होता। पहला हमारा ऑडिट का पॉइंट लिखो, वैसे वहां यस में पढ़ा दिया था, यहाँ ऑडिट पे फिर से बता रहा हूं। इफ अबव कंडीशन आर नॉट मेट, अगर ऊपर की कंडीशन पूरी नहीं होती, नो प्रोविजन कैन बी मेड, कोई प्रोविजन बुक्स में नहीं बन सकता। बोलिए कोई डाउट? एक पॉइंट और बस आज रिपीट ही कर रहा हूं वैसे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी? सिर्फ अब समझना, ध्यान से खुद लिखना है। वैसे प्रेजेंट का मतलब होता है होने की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में वर्ड तो प्रेजेंट ही आता है। मैंने पहले भी समझाया था, वहां भी चिल्ला चिल्ला के समझाया था कि वर्ड तो प्रेजेंट ही आता है, लेकिन यहां प्रोबेबल की जगह वर्ड क्या हो जाएगा? नॉट प्रोबेबल, है ना। और रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड की जगह क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी मेड। तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन समझ में आया? बस यहां पर प्रोबेबल की जगह वर्ड क्या लिख दोगे? नॉट प्रोबेबल। नॉट प्रोबेबल मतलब होने की प्रोबेबिलिटी 50% से कम, और हम रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर कर सकते थे तो क्या बना देते? प्रोविजन। नहीं कर सकते थे तो क्या बना देते? लायबिलिटी। लिखेंगे खुद से, इसके ऑडिट प्रोसीजर्स हम कल की क्लास से पढ़ेंगे। बोले यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।